एपिसोड 251 टू 260। अर्जुन ने माया जी की बात को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान घर के बाहर खड़े आदमियों की ओर लगाया। क्या तुम अब भी मुझ पर हाथ डालना चाहते हो? वे लोग चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। जब उन्होंने बॉब को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा तो वे बिना किसी शोर शराबे के पीछे हट गए। इसके बाद अर्जुन ने अनिका के साथ ओल्ड शर्मा मैंशन छोड़ दिया। इससे पहले अनिका ने घर की स्थिति पर गौर किया और अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुमने दादाजी के साथ क्या किया? वे जमीन पर घुटने क्यों टेके हुए हैं? अनिका को आश्चर्य हुआ। दृश्य अविश्वसनीय था। बॉब येट्स परिवार का पुराना मास्टर था। वह उसका दादा था, एक जिद्दी बूढ़ा संकी। हालांकि उस समय वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसके गालों पर आंसू बहते देखे जा सकते थे। अर्जुन, उसने ओल्ड मास्टर से क्या कहा? अर्जुन ने अनिका की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा। अब मैं तुम्हारे चेहरे पर लगी चोटों का इलाज कराने के लिए तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। अगर कोई निशान रह गया तो तुम फिर कभी सुंदर नहीं रहोगी। अनिका के शब्द उसके गले में अटक गए। अर्जुन के चेहरे के एक तरफ देखते हुए वह पूछना चाहती थी, लेकिन अंततः ऐसा करने से बच गई। इसलिए उसने अपनी आंखें घुमाईं। वह इस स्थिति में भी ऐसे निर्लज शब्द कह सकता है? अर्जुन बदल गया था। वह पहले से अलग था। अनिका ने पहले कभी ऐसी सुरक्षा की भावना का अनुभव नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन अब सब कुछ करने में सक्षम हो गया है। यही कारण था कि अनिका को अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ। अस्पताल में अनिका ने अपनी चोटों का इलाज करवाई। उसके बाद वह और अर्जुन अहाना को उसके वार्ड में ले गए। अगले दिन अहाना की सर्जरी होगी। उस रात न तो अनिका और न ही अर्जुन सोए, दोनों ही अपने विचारों में खोए रहे। अगले दिन येट्स के दिवालिया होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और मुंबई में हंगामा मच गया। जाहिर है, ये कई लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय बन गया। येट्स को मुंबई में दूसरे दर्जे का परिवार माना जा सकता है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि ओल्ड मास्टर बॉब येट्स प्रांतीय व्यवस्था में वरिष्ठ रैंकिंग अधिकारी हुआ करते थे और उनके पास अब भी कई छात्र थे, भले ही वे पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। फिर भी ये वही येट्स परिवार था जो एक ही रात में दिवालियापन का सामना कर रहा था। इसके अलावा येट्स का पूरा परिवार रातों रात येट्स परिवार परिसर छोड़कर चला गया था और अपने ठिकाने का कोई भी निशान नहीं छोड़ा था। जहां तक बॉब के पूर्व छात्रों का सवाल है, येट्स के साथ हुई घटना के बाद उन्होंने अप्रत्याशित रूप से और सर्वसम्मति से चुप रहने का फैसला किया। येट्स की ओर से कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। ये खबर एक छोटे भूकंप की तरह तेजी से फैल गई। यहां तक कि अस्पताल में भी कई लोग इस बारे में बात करने लगे थे, क्योंकि मामला पहले से ही समाचारों में आ चुका था। येट्स परिवार के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी ने दिवालियापन घोषित कर दिया था। टीवी पर बॉब को ऐसा लगा कि वह रातों रात दर्जनों साल बूढ़ा हो गया है। इसके अलावा खबर सुनाने के बाद वह जल्दी से वहां से चला गया। अर्जुन, बताओ कल वास्तव में क्या हुआ था? जब अनिका ने ये समाचार सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गई और तुरंत अर्जुन को ढूंढने लगी, जो अभी अभी खरीदारी से लौटा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि विशाल येट्स परिवार रातों रात दिवालिया हो गया। क्या अर्जुन ने सचमुच ऐसा किया? यदि ऐसा है तो इतनी शक्ति कहां से आई? अर्जुन जानता था कि वह इसे हमेशा के लिए गुप्त नहीं रख सकता, लेकिन वह कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ पता नहीं है। कल ओल्ड मास्टर को बहुत सारे कॉल आए और बस हमने ज्यादा बात भी नहीं की। अनिका को संदेह हुआ, खासकर जब उसने अर्जुन की ईमानदार आंखों को देखा। इसलिए उसने फिर से संदेह से पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा नहीं किया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक थपथपाए और कहा, तुम क्या सोच रही हो? क्या मुझ में ऐसी योग्यता है? अगर होती तो तुम्हारे परिवार के सदस्य मुझे नीची नजर से नहीं देखते। अनिका ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, मैंने कभी भी तुम्हें नीची नजर से नहीं देखा। ये सही था। अगर अर्जुन ऐसा करने में सक्षम होता तो क्या वह पिछले 3 सालों में इस तरह का व्यवहार सहता? क्या वह इतना आगे बढ़ जाएगा कि उसे सभी के तिरस्कार का दंश झेलना पड़ेगा? अनिका ने खुशमिजाज अर्जुन को घूर कर देखी और फिर उदास हो गई। क्या आज अहाना की सर्जरी में कोई समस्या होगी? अर्जुन ने अनिका के कंधों को पकड़ लिया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी। सुबह 9 बजे अहाना को ऑपरेशन कक्ष में ले जाया गया। अर्जुन और अनिका ऑपरेशन रूम के बाहर बैठे थे और उत्सुकता से अहाना के लौटने का इंतजार कर रहे थे।
2 घंटे की सर्जरी के बाद अहाना सुरक्षित रूप से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। प्रोफेसर हेनरी टनर ने अपना मुखौटा उतारा और उत्साह से कहा, मिस्टर कपूर, मिस शर्मा, ऑपरेशन बहुत सफल रहा। घोषणा के समय अनिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने उत्साह और प्रशंसा में हेनरी के हाथ पकड़ लिए। प्रोफेसर टनर, आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेनरी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, ऐसा करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। पुनर्वास का बाकी काम मैंने जो योजना बनाई है उसके अनुसार किया जाएगा। 4 महीने बाद अहाना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकेगी। धन्यवाद प्रोफेसर टनर, आपने बहुत मेहनत की है। अर्जुन ने उसे धन्यवाद दिया और फिर वार्ड की कांच की खिड़की से अनिका के साथ अभी भी बेहोश अहाना को देखा। अर्जुन की आंखें प्यार से भरा था। क्या अब तुम्हें राहत मिली है? अर्जुन ने अनिका के कंधों को गले लगाया और पूछा। अनिका ने सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछे। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसी समय ओल्ड शर्मा मैंशन में माया उन्मादपूर्ण तरीके से बड़ा हंगामा मचा रही थी। येट्स दिवालिया हो चुके थे और माया ने अपने मायके के परिवार का समर्थन खो दिया था। भविष्य में इस परिवार में उसकी स्थिति का क्या होगा? भविष्य में जब भी वह बाहर जाएगी तो अपने पड़ोसियों का सामना कैसे करेगी? खासकर तब जब यह मामला सभी समाचारों में छा गया। आज सुबह सुबह उसे अपने दोस्तों से कुछ टेक्स्ट मैसेज मिले। उनके शब्द घमंड और व्यंग्य से भरे हुए थे। ये मतलबी कमीने शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे दिलासा देने के लिए फर्जी संदेश भेज रहे हैं। बस मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। माया गुस्से से पागल हो गई। उसने बॉब, पीटर और सैमसन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल का जवाब नहीं मिला। ये सोचने के बाद वह सोफे पर बैठ गई और पाउला को बुलाया। पारुल, हमें क्या करना चाहिए? हमारा परिवार दिवालिया हो गया है। क्या हमें कुछ हो जाएगा? क्या हमें इसके बदले में पैसे देने के लिए कहा जाएगा? माया जी बेहद परेशान थी। उसने कुछ पूछताछ की थी। चूंकि येट्स अब दिवालिया हो चुका था, इसलिए उन्हें 1 अरब से ज्यादा का भुगतान करना था। येट्स परिवार की संपत्ति केवल 1 अरब डॉलर की थी, तो शेष ऋण का क्या होगा? पारुल भी फोन पर बहुत घबराई हुई लग रही थी। माया, इस मामले से अपने हाथ धो लो। आखिरकार हमारे पिताजी ने हमें तब कुछ नहीं दिया था। अपने दिल में वह केवल पीटर और सैमसन की परवाह करता है। इसलिए मैं इस मामले की कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मुआवजा येट्स परिवार से आना चाहिए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दी से पीटर और सैमसन से अपने संबंध तोड़ लो। मैंने सुना है कि वे अभी भी 200 मिलियन से कम हैं। किसी दुश्मन का सामना करते समय कोई भी व्यक्ति भाग जाना पसंद करेगा। ये कहावत येट्स परिवार की 2 बेटियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। जब माया को पता चला कि 200 मिलियन की कमी है, तो उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी उनके नंबर ब्लॉक कर दूंगी। फोन रखने के बाद माया पीटर, सैमसन और येट्स परिवार के अन्य सदस्यों के नंबर ब्लॉक करने में असमर्थ हो गई। ये सब करने के बाद भी वह चिंतित थी और उसने मिस्टर शर्मा से इस बारे में बात की। मिस्टर शर्मा, चलो यहाँ से चले जाते हैं। हम अब यहाँ नहीं रह सकते। मिस्टर शर्मा पूरे दिन से ही बेचैन था। उसके ससुर दिवालिया हो चुके थे और येट्स बर्बाद हो चुके थे। दामाद के रूप में उनका भविष्य अंधकार में था। दूर हटो। क्यों? मिस्टर शर्मा हैरान था। माया जी ने उसके हाथ पर थपकी दी और कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? मेरे पिताजी पर अभी भी 200 मिलियन का कर्ज है। अगर वह हमसे पुरानी जागीर बेचने और उसकी ओर से भुगतान करने के लिए कहे तो क्या होगा? मुझे परवाह नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। चलो कल चले जाते हैं। आज तुम और मैं जाकर रहने के लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश करेंगे और इस पुरानी जागीर को बेच देंगे। मैंने सुना है कि इस इलाके में रियल एस्टेट की कीमतें हाल ही में बढ़ी हैं। हमारा घर काफी कीमती है। हम इसे 7 या 8 मिलियन में बेच सकते हैं। इस तरह मैं इसे उस 1 मिलियन के साथ जोड़ दूंगा जो अर्जुन ने मुझे पिछली बार दिया था और आपके भाई से एक छोटा सा लोन मांगूंगा। तब हम एक विला ले सकते हैं। माया जी ने पहले से ही सब कुछ योजना बना ली थी। पारुल एक विला में रह रही थी, तो वह क्यों नहीं रह सकती थी? मिस्टर शर्मा के चेहरे पर अनिच्छा साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, आखिरकार वह तुम्हारे पिता हैं। अगर वह पैसे उधार लेना चाहते हैं, तो क्या हम सचमुच मना कर सकते हैं? इसके अलावा हमें विला की क्या जरूरत है? 100 वर्ग मीटर का घर ही काफी है। माया जी ने जब ये सुना तो वह परेशान हो गई।
उसने मिस्टर शर्मा को थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तुम बहुत बेकार आदमी हो, बिल्कुल उस बेकार अर्जुन की तरह। वह मेरे पिता हैं। अगर मैं मना करूं, तो मना ही होगा। जल्दी करो और मेरे साथ बाहर चलो। हमें एक विला खरीदना चाहिए। इतना कहने के बाद उसने आगे कहा, ओह हाँ, अर्जुन को बुलाओ। उसका के पास कुछ निजी बचत बची होगी। पिछली बार प्राचीन वस्तुओं के बाजार में मैंने उसने एक छोटी बोतल तोड़ दी और उसके लिए 100,000 रुपये चुकाए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बेवकूफ है? यह जरूर एक घोटाला होगा। मिस्टर शर्मा खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ऐसी पत्नी से शादी करना उसके लिए निश्चित रूप से मुश्किल था। यदि येट्स परिवार की शुरुआत में स्थिति अच्छी न होती तो मिस्टर शर्मा कभी भी इतनी दबंग महिला से शादी नहीं करते। ये देखकर कि मिस्टर शर्मा निश्चल था, माया जी ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को बुलाया। बहुत जल्द ही फोन से अर्जुन की आवाज आई। माया जी ने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन, अगर तुम मेरी बेटी को तलाक नहीं देना चाहते, तो तुम्हें अपनी सारी छुपी हुई निजी बचत निकालनी होगी। हम पुरानी जागीर बेचकर एक विला खरीदने की योजना बना रहे हैं। हमारे पास अभी भी 10 लाख की कमी है। वैसे, आपको अपना मौजूदा घर भी बेच देना चाहिए। चूंकि हम एक विला ले रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक कमरा छोड़ दूंगा। अर्जुन से बात करते समय माया जी ने विजयी भाव से मिस्टर शर्मा की ओर अपनी ठुड्डी उठाई। अर्जुन अभी भी हॉस्पिटल में था। उसने अनिका की ओर देखा जो अभी भी व्यस्त थी और एक तरफ हट गई। माँ, क्या आप वर्तमान घर बेचकर कहीं और जाना चाहती हैं? हाँ, ये सब दिवालिया हो चुके हैं। अगर वे हमसे पैसे उधार लेना चाहें तो क्या होगा? हम कल ही चले जाएंगे। तुम्हें और अनिका को भी चले जाना चाहिए। माया जी के शब्द एक तरह की याद दिलाने वाले थे। अर्जुन ने असहायता से हंसते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, माँ। मैंने पहले ही एक घर खरीद लिया है। अगर आपके पास समय हो, तो मैं आपको और पिताजी को इसे देखने के लिए ले जाऊंगा। तुमने पहले ही घर खरीद लिया है। माया जी ने आश्चर्य से अपनी आवाज ऊंची की और फिर व्यंग किया। अर्जुन, क्या तुम भ्रमित हो? क्या तुम्हारे जैसा बेकार काय घर खरीद सकता है? माया जी के दिल में उसके लिए घृणा थी। वह जानती थी कि उसका ये दामाद कितना योग्य है। अगर उसके पास कुछ निजी बचत भी होती, तो भी वह 10,000 से ज्यादा नहीं होती। तो वह घर कैसे खरीद पाता? यहाँ तक कि जिस स्थान पर वे वर्तमान में रह रहे थे, उसका निर्माण भी कुछ हद तक उन्हीं का योगदान था। यदि वे उस घर को बेच दें तो उनके पास पर्याप्त धन होगा। अर्जुन ने अपने होंठ सिकोड़े। माँ, मैंने वाकई इसे खरीदा है। ये लॉन्गफोर्ड में है। लॉन्गफोर्ड पार्क, पहला महल जिसकी कीमत 100 मिलियन है। चलो छोड़ो, क्या तुम लॉन्गफोर्ड पार्क कहना चाह रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि वह कैसी जगह है? वहाँ एक घर की कीमत करोड़ों में है। तुरंत वापस जाओ, और अपनी सारी निजी बचत साथ लाना मत भूलना। नहीं तो तुम अपना घर बेचकर कमी पूरी कर सकते हो। माया जी बहुत गुस्से में थी और उसने फोन पटक दिया। अर्जुन और भी ज्यादा दुस्साहसी होता जा रहा था। उसने डींगे मारना भी सीख लिया था। लॉन्गफोर्ड पार्क, क्या मजाक! माया जी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अर्जुन ने फोन रख दिया और अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। जब अनिका उसके पास आई तो उसके पीछे ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, माँ क्या चाहती हैं? वह पुरानी जागीर बेचकर एक विला खरीदना चाहती है। वह ये भी चाहती है कि मैं कमी को पूरा करूं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिका ने भौहें सिकोड़ते हुए संदेह से कहा, एक विला खरीदना? वह क्या सोच रही है? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं, अनिका। दरअसल, मैंने पहले ही खरीद लिया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अनिका का फोन बज उठा और उनकी बातचीत बाधित हो गई। उसने अर्जुन की तरफ आंखें घुमाईं और कहा, चाहे मेरी माँ कुछ भी कहे, उसे और पैसे मत देना। वह अभी सिर्फ हंगामा मचा रही है। ये जल्द ही शांत हो जाएगा। इतना कहकर, अनिका कॉल का जवाब देने के लिए एक तरफ हट गए। अर्जुन ने चुपचाप अनिका की पीठ को देखा और बुदबुदाया, भूल जाओ। एक बार आहाना ठीक हो जाए, तो हम सब अपने नए घर में चले जाएंगे। इस दिन, येट्स के दिवालिया होने की खबरें तेज हो गईं। कई ताकतें और परिवार इस सब के पीछे की शक्ति और प्रभाव के बारे में अटकलें लगा रहे थे। तरीके बहुत ही भयानक थे। उन्हें विस्तृत जांच के बाद ही भयावह परिस्थितियों का पता चला। रातों रात, एक ही रात में येट्स दिवालिया हो गए और उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। इसका कारण ये निकला कि येट्स ने किसी को नाराज कर दिया था।
वह व्यक्ति कौन था? यह एक ऐसा रहस्य था जिसे मुंबई के कई उच्च वर्गीय परिवार और ताकतें उजागर करना चाहती थीं। दूसरे शब्दों में, अर्जुन के एक छोटे से कदम ने मुंबई के सभी प्रमुख व्यक्तियों और परिवारों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अर्जुन दोपहर तक हॉस्पिटल में रहे और फिर चले गए। इस दौरान माया जी ने उन्हें कई बार फोन करके पुराने घर में वापस लौटने के लिए कहा। अनिका को काम पर जाना था। वह बीकन और टन के सेकंड हॉस्पिटल के बीच सहयोग को संभालने में व्यस्त थी। इसलिए हॉस्पिटल का सारा काम अस्थायी रूप से रिया को सौंप दिया गया। अर्जुन ने एक टैक्सी ली और पुराने घर में वापस आ गया। माया जी लिविंग रूम में बैठी थी और उसके सामने कई बिजनेस कार्ड और रियल एस्टेट की जानकारी थी। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, माया जी ने तुरंत उसे एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ चाय परोसी। अर्जुन, जल्दी से बैठ जाओ। मैंने अभी अंगूर धोए हैं। इन्हें चख कर देखो। अर्जुन हैरान रह गया। ये पहली बार था जब उसे अपनी अनुचित सास से कुछ उत्साह महसूस हुआ। ये भयावह था। माँ, मुझे बस इतना बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे तुम्हारी ऐसी हरकतें देखने की आदत नहीं है, अर्जुन ने सोच विचार कर कहा। मिस्टर शर्मा, जो एक तरफ बैठकर अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अर्जुन को पता चल गया था कि उसकी पत्नी कुछ करने की योजना बना रही है। माया जी इस तरह से इशारा किए जाने से काफी शर्मिंदा थी। उसने मिस्टर शर्मा को घूरा और फिर अपना ध्यान वापस अर्जुन की ओर मोड़ा। इस निकम्मे आदमी को चाय और फल देने के उसके दयालु व्यवहार को अस्वीकार करने में क्या बुराई थी? निश्चित रूप से, एक कमजोर व्यक्ति कभी भी अच्छे जीवन का आनंद नहीं ले सकेगा। ठीक है, चलो दिखावा छोड़ो। मुझे 500,000 रुपये दो। मैं एक विला खरीदना चाहता हूँ। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिलते, तो तुम जिस घर में रह रहे हो, उसे बेच सकते हो। माया जी ने सख्ती से बैठते हुए सीधे कहा, बेशक, हम आपको और अनिका को नए विला में एक कमरा देंगे। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, हमें पहले से नियम तय करने होंगे। विला में, मेरा अंतिम निर्णय होता है। कपड़े धोने और घर के कामों के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि घर अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ हो। इसके अलावा, मैं अपने दोस्तों को महजों या कुछ और के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ, और आपको उनका इंतजार करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि आप मुझे शर्मिंदा न करें। क्या आप समझ रहे हैं? माया जी ने प्रत्येक नियम को ध्यानपूर्वक समझाया, और जितना अधिक वह समझाती गई, उसके चेहरे पर मुस्कान उतनी ही अधिक चमकती गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने विला पहले ही खरीद लिया हो। मिस्टर शर्मा ने असहायता से अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं टहलने के लिए बाहर जाऊंगा। माया जी ने उसे घूर कर देखा, उसे पता था कि वह खुश नहीं था। वह चिल्लाई, बूढ़े आदमी, तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं है। बेशक, ये सिर्फ एक अर्थहीन बकवास था। ठीक है, अर्जुन, मेरी परिस्थितियां ठीक हैं, है ना? आखिरकार, आप हमारे परिवार पर निर्भर हैं और मेरे द्वारा खरीदे गए विला में रह रहे हैं। इसलिए आपको मेरी बात माननी चाहिए, माया जी ने गर्व से कहा। वास्तव में, वह अपने इस घटिया दामाद के साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ पैसे कम थे। माँ, इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही एक घर खरीद लिया है। अहाना के डिस्चार्ज होते ही हम साथ रहने लगेंगे। अर्जुन मुस्कुराया। माया जी एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया, बस अर्जुन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं जानती हूं कि तुम कितने योग्य हो? क्या तुम एक घर खरीद सकते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ बचत भी है, तो भी वह कभी पर्याप्त कैसे होगी? अगर तुमने वाकई एक घर खरीदा भी है, तो वह शायद कई दर्जन वर्ग मीटर के आकार का एक कैनल होगा। मैं उस तरह की जगह पर नहीं रहूंगी। माया जी को कभी विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन ने घर खरीद लिया है। वह मजाक कर रहा होगा। वह एक बेकार आदमी के अलावा कुछ नहीं था। पिछले 3 सालों से शर्मा परिवार में मुफ्त में खाने पीने के बाद उसे और क्या हासिल हुआ था? कुछ नहीं। अर्जुन की नज़र मेज पर रखे रियल एस्टेट पैम्फलेटों पर पड़ी और एक विशेष पैम्फलेट, लॉन्गफोर्ड पार्क पर टिक गई। माँ, यही है। अर्जुन ने लॉन्गफोर्ड पार्क का पर्चा उठाते हुए हंसते हुए कहा। तुरंत ही माया जी के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने गुस्से से अर्जुन को डांटा, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह मजाक करना मजेदार है? क्या तुम पैसे देने को तैयार नहीं हो? अगर तुम देने को तैयार नहीं हो, तो बस बोल दो। इधर उधर की बातें मत करो।
अर्जुन स्पष्टतः उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, मैं समझ गया। चले जाओ और भविष्य में कभी भी मेरे घर में प्रवेश मत करना। जब मैं विला खरीद लूंगा तो कभी मत सोचना कि तुम भी वहां आ सकते हो। माया जी बहुत क्रोधित हुई और अर्जुन को घर से बाहर निकालने लगी। अर्जुन शक्तिहीन हो गया क्योंकि उसे ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया गया। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर भी वह घर में माया जी की तीखी बातें सुन सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन ने जॉर्ज को फोन किया। बूढ़े जॉर्ज, क्या आप हाल ही में बिक्री के लिए उपलब्ध किसी भी घर की तलाश में मेरी मदद कर सकते हैं? अनिका की मां एक विला खरीदने की सोच रही है। अगर वह इसके बारे में पूछती है तो आप इसे अपने आप संभाल सकते हैं। जरूर, यंग मास्टर, मुझे पता है कि क्या करना है, लाइन के दूसरी तरफ से जॉर्ज ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। फोन रखते ही जॉर्ज ने तुरंत अपने सचिव को मुंबई के सभी रियल एस्टेट एजेंटों से संपर्क करने के लिए कहा। यदि माया जी किसी रियल एस्टेट एजेंट से विला के बारे में पूछताछ करती तो कीमत आधी हो जाती। उस स्थिति में माया जी भी इसे वहन करने में सक्षम होगी। व्यवस्था के बाद जॉर्ज ने अर्जुन को जवाब दिया, जिन्होंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। वह इसे शर्मा परिवार के लिए एक उपहार के रूप में मानेंगे। आखिरकार अर्जुन ने पिछले 3 सालों में माया जी को कुछ भी नहीं दिया था। अर्जुन के चले जाने के बाद माया जी घर पर अकेली उदास रहने लगी। वह अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हालांकि विला की कीमतों को देखते हुए वह उनमें से किसी को भी वहन नहीं कर सकती थी। जब मिस्टर शर्मा दोपहर को वापस लौटा तो माया जी उसके साथ कुछ रियल एस्टेट एजेंटों के पास गई, जिनसे वह संपत्तियों के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। माया जी सबसे पहले हिलसाइड विला के बिक्री कार्यालय में गई। उसे यह इलाका काफी समय से पसंद था और उसने सुना था कि पारुल भी यहीं रह रही है। यहाँ एक यूनिट की कीमत 10 मिलियन थी। यदि वह पुरानी जागीर को 7 या 8 मिलियन में बेच दे और उसे इधर उधर से कुछ धन के साथ जोड़ दे तो वह एक जागीर खरीद सकेगी। हिलसाइड विला का बिक्री कार्यालय वास्तव में बहुत अलग था। यह एक ऊंचे कांच के गुंबद और क्रिस्टल झूमर के साथ बहुत स्टाइलिश था। फर्श टाइलों से नहीं बना था, बल्कि कालीन था जो पैरों के नीचे नर्म था। अंदरूनी हिस्से को मुख्य रूप से सोने और प्लेटिनम से सजाया गया था, भव्य और असाधारण। इसके अलावा यहाँ पर विक्रेतागण लंबी और दुबली सुंदरियां थीं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अधिक सुंदर थी। हालांकि माया जी को ये पसंद नहीं था। वह ऐसी दुष्ट औरतों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। जब वह छोटी थी तो वह निश्चित रूप से उनमें से किसी से भी अधिक सुंदर थी। जैसे ही वह कार्यालय में दाखिल हुई, वह सीधे संपत्ति के मॉकअप मॉडल की ओर बढ़ गई। ये खूबसूरती से और वातावरण के हिसाब से बनाया गया था। चारों ओर हरियाली थी, पहाड़ और झील के पास था, और पास में निजी शॉपिंग मॉल और सिनेमा भी थे। यह महिलाओं के लिए बिल्कुल स्वर्ग था। जब युवा और सुंदर सेल्सपर्सन ने देखा कि कोई मॉकअप मॉडल का निरीक्षण कर रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से एक प्यारी मुस्कान और गर्मजोशी से अभिवादन के साथ उसके पास गई। नमस्ते, मैडम। ये यूनिट जिसे आप देख रही हैं, हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली यूनिट है। ये 4 मंजिला 2 घरों वाला विला है जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। ये 40,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर बिक रहा है। अब केवल 2 यूनिट ही बची हैं। अगर आप खरीदने के लिए इच्छुक हैं तो हम मौके पर ही समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। माया जी ने जब ये सुना तो वह चौंक गई। इसकी कीमत 12 मिलियन है। ये सही है, मैडम। केवल 2 इकाइयां बची हैं। माया जी ने भौहें सिकोड़ी। उसे यह विला बहुत पसंद था, लेकिन ये बहुत महंगा था। वह इसे वहन नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं पहले चारों ओर देखूंगी। माया जी की मुस्कान थोड़ी अजीब हो गई। उसने मिस्टर शर्मा को अपनी ओर खींचा क्योंकि वह जाने से पहले थोड़ा इधर उधर घूमने की योजना बना रही थी। इस समय भारी मेकअप वाली एक आकर्षक महिला ने अपने होठों को चटकाया और मजाक उड़ाया। बेचारी, यहाँ एक विला देखने आई है जिसे वह वहन नहीं कर सकती। प्रिय, इन देहाती लोगों को देखो जो हिलसाइड विला में संपत्ति देखने आए हैं। कितनी शर्मिंदगी है। एक अधेड़ उम्र का मोटा और चिकना आदमी उसके बगल में खड़ा था। उसने माया जी को ध्यान से देखा, तिरस्कारपूर्वक भौहें सिकुड़ी और ताना मारा, आह, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। गरीब लोगों को भी विला देखने का अधिकार है। हालांकि वे अपने जीवन काल में इसे कभी नहीं खरीद सकते, फिर भी वे इसे देख सकते हैं। आकर्षक महिला ने व्यंग्य किया। उन्हें इन गरीब लोगों को दिवास्वप्न देखने से रोकने के लिए कोई नियम बनाना चाहिए।
इसे देखने से पहले पहले भुगतान करें। यहाँ उनकी उपस्थिति हिलसाइड विला का अपमान है। दोनों लोगों ने बारी बारी से माया जी को अपमानित किया। माया जी येट्स कौन थी? क्या वह एक सहनशील व्यक्ति थी? स्पष्टतः नहीं। माया जी क्रोधित हो गई। उसने उस आकर्षक महिला की ओर इशारा किया और कोसा, तुम क्या कह रही हो? कौन गरीब है? किसने कहा कि मैं इसे वहन नहीं कर सकती? तुम बेचारी हो। मैं पहले ही बता सकती हूँ कि तुम एक दुष्ट महिला हो जिसने एक विवाहित पुरुष को बहकाया है। लेकिन तुम अभी भी इतनी बेशर्म हो कि यहाँ शेखी बघार रही हो। अगर तुम सावधान नहीं रही, तो असली पत्नी को पता चल जाएगा और वह तुम्हारे गंदे कामों को ऑनलाइन उजागर कर देगी, तुम कमीनी। माया जी किसी से झगड़ा करते समय बहुत उग्र हो सकती थी। खासकर तब जब वह सही थी। महिला वास्तव में घर तोड़ने वाली थी। जब उसने ये सुना, तो वह अपना आपा खो बैठी और पलटवार किया। चले जाओ, तुम कमीनी हो। तुम एक दयनीय हारे हुए व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं हो जिसके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी तुम विला देखने के लिए यहाँ आए हो। अगर तुम खरीद सकती हो तो खरीद लो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ से निकल जाओ। नोकझोंक के बाद उनमें लड़ाई शुरू हो गई। माया जी इस छोटी उम्र की महिला से कैसे मुकाबला कर सकती थी? उसने चेहरे पर कुछ थप्पड़ खाए और दर्द से रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मुझे मारा गया है, देखो, मुझे मारा गया है। ये कमीना मुझे मार रहा है। सभी सेल्सपर्सन ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्हें अलग करने के लिए दौड़ पड़े। मिस्टर शर्मा ने जब देखा कि माया जी को पीटा जा रहा है तो वह बात करना चाहता था। लेकिन मोटे आदमी ने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। उसकी नाक से खून बहने लगा। भाड़ में जाओ। तुम्हारे जैसे दो बूढ़े लोग मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हैं, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मोटा आदमी जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज में गड़गड़ाहट थी। माया जी इससे डर गई, लेकिन वह इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने उन पर इशारा किया और जोरदार तरीके से कहा, बस रुको। मैं अपने दामाद से कहूंगी कि वह तुम्हारा ख्याल रखे। माया जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने पिछली बार अर्जुन की कुशलता देखी थी। आगे बढ़ो, उसे बुलाओ। मैं देखना चाहती हूं कि तुम किस तरह के व्यक्ति को बुला सकती हो। उम्मीद है, यह कोई और बेचारा नहीं होगा। उस आकर्षक महिला ने अपनी बाहें छाती पर रखकर व्यंग्य किया। माया जी फर्श पर लेटी रही और उठने से इनकार करते हुए अपनी दयनीय स्थिति को दर्शा रही थी। उसने अर्जुन को बुलाया और चिल्लाया, अर्जुन, हिलसाइड विला के बिक्री कार्यालय में तुरंत आओ। तुम्हारे पिता और मुझे पीटा गया है। हम लगभग मर रहे हैं। जल्दी आओ। अर्जुन ने माथे पर ठंडे पसीने के साथ फोन उठाया। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? अनिका, जो अर्जुन के ठीक बगल में खड़ी थी, ने पूछा। वह अभी अभी काम से लौटी थी। हिलसाइड विला के सेल्स ऑफिस में माँ और पिताजी की पिटाई की गई। ये बहुत गंभीर मामला लगता है, अर्जुन ने अपनी नाक खुजलाते हुए कहा। माया जी येट्स वास्तव में एक परेशानी का कारण थी। क्या मेरे मम्मी पापा को पीटा गया? अनिका डर गया और बेचैनी से बाहर निकल गया। चलो अब वहां चलते हैं। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और बाहर निकलने से पहले जॉर्ज को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। उसने कहा, मेरा इंतजार करो, मैं हमें वहां तक ले जाऊंगा। अनिका चौंका और पीछे मुड़कर पूछा, ड्राइव? तुम्हारे पास कार है? उसी समय उसकी नज़र फुटपाथ पर खड़ी BMW मोटरसाइकिल पर पड़ी, जिस पर अर्जुन अभी अभी कंपनी से वापस आया था। जब अर्जुन बाइक पर चढ़ा और उसने हेलमेट अनिका को दिया, तो वह उलझन में दिखी और उसने पूछा, अर्जुन, क्या तुम मुझे कुछ बताना भूल गए हो? तुम्हें ये कहाँ से मिला? अर्जुन ने अनिका को हेलमेट पहनाने में मदद की और फिर उसकी नाक पर थपकी देते हुए कहा, कुछ ज्यादा नहीं। ये सिर्फ कंपनी की गाड़ी है, बस इतना ही। ये कहते हुए उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और हैंडलबार घुमाया। BMW मोटरसाइकिल खुशी से चलने लगी। ये हर आदमी का सपना था। कसकर पकड़ो, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वाहन तेजी से किसी बहाव की तरह बाहर निकल गया। अनिका अर्जुन के पीछे बैठी थी, उसकी बाहें उसकी कमर को कसकर घेरे हुए थीं। उसे अभी अभी डर लगा था। मोड़ पर मुड़ते समय अर्जुन ने वास्तव में टीवी पर बाइक रेसेस की चाल की नकल की और कोने में नीचे झुक गया। ये बहुत अच्छा था। उस दृश्य को देखकर कई राहगीर उनका उत्साहवर्धन करने लगे और उनकी तस्वीरें लेने लगे। क्या वह अब भी उसका वही घटिया पति था? वह तो इस तरह के स्टंट करना भी जानता था। अनिका ने अर्जुन की पीठ की ओर देखा, उसका दिल सवालों से भरा हुआ था। वह अपने पति के बारे में कितना नहीं जानती थी।
बहुत जल्द वे बाइक पर हिलसाइड विला के बिक्री कार्यालय पहुंच गए। अनिका पहले उतरा और तेजी से कार्यालय में घुस गया। अर्जुन को बाइक पार्क करनी थी। उसे प्रवेश द्वार पर रुकने की अनुमति नहीं थी और उसे बाइक भूमिगत कार पार्क में पार्क करनी पड़ी। ये हिलसाइड विला का विक्रय कार्यालय था, जिसमें अपनी समर्पित भूमिगत पार्किंग सुविधा थी। अनिका ने तुरंत बिक्री कार्यालय में जाकर देखा कि माया जी फर्श पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाली है। उसकी मां लगातार रो रही थी और गालियां दे रही थी। मिस्टर शर्मा की नाक से खून बह रहा था। हालांकि खून बहना बंद हो गया था, लेकिन उसका चेहरा चोट के कारण पीला पड़ गया था, जो काफी गंभीर लग रहा था। पापा, माँ, क्या आप ठीक हैं? अनिका उत्सुकता से दौड़कर आया और माया जी को फर्श से उठने में मदद की। जैसे ही माया जी ने अनिका को देखा, वह चिल्लाई और उस आकर्षक महिला और अधेड़ उम्र के मोटे आदमी की ओर इशारा किया। वह चिल्लाई, अनिका, अगर तुम थोड़ी देर से यहाँ आती, तो तुम्हारे पिताजी और मैं उन लोगों द्वारा मारे जाते। ये सुनकर अनिका के दिल में क्रोध की लहर दौड़ गई। माया जी को जमीन से खींचने के बाद उसने उस घमंडी और दबंग महिला को गुस्से से देखा, जो अभी भी गालियां दे रही थी, और उसने ठंडे स्वर में डांटा, क्या तुमने मेरे माता पिता को मारा? महिला की आंखें घृणा से भरी थीं जब वह अनिका को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देख रही थी। वह सुंदर थी, खुद से भी ज्यादा सुंदर। अचानक उसकी ईर्ष्या भड़क उठी। उस आकर्षक महिला ने अपनी छाती पर हाथ रखकर तिरस्कारपूर्वक कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया। तुम्हारी माँ जैसी औरत को पीटा जाना चाहिए। वह इतनी गरीब है, फिर भी वह हिलसाइड विला में घरों को देखना चाहती है। अगर तुम इसे वहन नहीं कर सकते तो दिखावा करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। वह आकर्षक महिला अनिका के रवैये से बहुत परेशान थी। हालांकि वह सुंदर थी, लेकिन उसने औसत मध्यम वर्गीय फैशन के कपड़े पहने थे और वह अमीर नहीं लग रही थी। जब उसने ये देखा तो उसे और भी आत्मविश्वास महसूस हुआ। बेशक पूरा परिवार गरीब था। अनिका ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही हम इतना खर्चा न उठा सकें, फिर भी तुम्हें उन्हें मारने का क्या अधिकार है? मेरे माता पिता से तुरंत माफी मांगो, नहीं तो मैं इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दूंगा। अनिका तर्कसंगत था और उसने उनसे उलझने में समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि जब उस महिला ने यह सुना, तो उसने बस नाक से इशारा करते हुए अनिका के चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह चीखी, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा है? मैं तुम्हें भी मार रही हूं। अगर तुम चाहो तो पुलिस को बुलाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा भाई इस इलाके का चीफ स्टाफ सार्जेंट है। निर्लज्ज, दुस्साहसी। वह आकर्षक महिला धन और शक्ति की आभा बिखेर रही थी। तुम्हारे जैसे कुछ गरीब किसान पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। मानो या न मानो, मैं अपने भाई से तुम्हारे पूरे परिवार को गिरफ्तार करने के लिए कहूंगी। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। इन बेचारों ने उस पर अपने दांत और पंजे दिखाने का साहस किया। अज्ञानी मूर्ख। जब माया जी ने सुना कि दूसरे पक्ष का भाई चीफ स्टाफ सार्जेंट है, तो वह तुरंत डर गई और अनिका के पीछे सिमट गई। उसने अनिका की बांह खींची और फुसफुसाते हुए कहा, इसे भूल जाओ, अनिका। चलो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाते। चलो चलते हैं। माया जी ने एक कमजोर व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह किसी को इस तरह भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। आखिरकार उनके पास मजबूत समर्थन था। घर में तो वह सिर्फ अहंकार से पेश आती थी। बाहर जब भी कोई समस्या आती तो वह एक काया औरत के अलावा कुछ नहीं होती थी। जब उस आकर्षक महिला ने यह सुना, तो वह जोर से हंसने लगी और व्यंग्यात्मक ढंग से बोली, कितनी कमजोर और डरपोक बिल्ली है। अब तुम्हें डरना आता है। हिलसाइड विला में घरों की तलाश कर रहे गरीब दयनीय हारे हुए लोगों का एक समूह। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो बस चले जाओ। अब तक वह अधेड़ उम्र का मोटा आदमी भी परेशान हो चुका था। उसने अनिका की ओर इशारा किया और सेल्सपर्सन पर चिल्लाया, मैं कहता हूं, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम ऐसे घटिया लोगों को यहाँ कैसे आने दे सकते हो? क्या तुम मेरे ग्राहक अनुभव को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? सर, मैडम, क्षमा करें, ये हमारी लापरवाही है। सेल्समैन ने डर के मारे जल्दी से सिर झुकाकर माफी मांगी। उसने भौहें सिकोड़ी और अनिका और उसके माता पिता को घूरते हुए मन ही मन तिरस्कारपूर्वक कोसना शुरू कर दिया। पहले तो उसने सोचा कि माया जी कोई धनी व्यक्ति है जो मकान देखने आए है, लेकिन बाद में पता चला कि वह धनी नहीं थी। तो फिर उसने अंदर आने की जहमत क्यों उठाई? यदि वे इस कारण किसी वास्तविक बड़े ग्राहक को नाराज कर देते तो उनकी दिन भर की बिक्री बर्बाद हो जाती।
अरे, तुम तीनों को अब चले जाना चाहिए। विक्रेता को दया नहीं आई और वह तुरंत अनिका पर गुस्से से चिल्लाया। अचानक दरवाजे पर एक पथरीली आवाज सुनाई दी। मेरे सास ससुर यहाँ मकान देखने आए हैं। तुम उन्हें क्यों भगा रहे हो? अर्जुन दरवाजे पर दिखाई दिया। चेहरे पर स्थिरता लिए वह एक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नज़र तुरंत ही अनिका के बाएं गाल पर टिक गई जिस पर लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। जब उसने बाइक पार्क की थी, उसी दौरान उसकी पत्नी को चोट लगी थी। अर्जुन ने अनिका के पास जाकर उसके बाएं गाल को छुआ। आंखों में क्रोध के भाव के साथ उसने जानना चाहा, ये किसने किया? आंखों में आंसू भरकर अनिका ने उस आकर्षक महिला की ओर देखा, लेकिन अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो चलें। अनिका को गुस्सा तो आया, लेकिन वह कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहती थी। आखिर दूसरे पक्ष के भी परिवार में संबंध थे। एक आम आदमी होने के नाते वह उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। हालांकि अप्रत्याशित घटना घटित हुई। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा नहीं चलेगा। इस दुनिया में कोई भी मेरी पत्नी को नहीं मार सकता, चाहे वह कोई भी हो। चाहे वह स्वर्ग का राजा ही क्यों न हो, उसे घुटने टेक कर आपसे माफी मांगनी चाहिए। वह प्रभुत्व से भरा हुआ था। पूरा बिक्री कार्यालय शांत हो गया। सभी लोग उस आदमी को अविश्वास से देख रहे थे जो अभी अभी दरवाजे से अंदर आया था। क्या बकवास है? तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो? उस आकर्षक महिला ने ताना मारा। उसके मैले कुचैले कपड़ों से एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वह एक निम्न वर्ग का नागरिक है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्द बोलने की? क्या मजाक है? अधेड़ उम्र के मोटे आदमी ने भी ठंडी हंसी उड़ाते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अर्जुन को घूरते हुए कहा, छोटे भाई, अपनी हैसियत से बाहर किसी से झगड़ा करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी सास और पत्नी पहले ही पीछे हट चुकी हैं, लेकिन तुम अभी भी लापरवाह बने रहना चाहते हो। क्या ये व्यक्ति सबके सामने बहादुरी का दिखावा करने और अपनी पत्नी की नज़रों में अपनी ख्याति अर्जित करने का प्रयास कर रहा था? यदि ऐसा होता तो वह उसे बुरी तरह अपमानित कर देता। हालांकि अगले ही सेकंड में अर्जुन ने पलटकर उस आकर्षक महिला और मोटे आदमी को घूरा और रूखेपन से कहा, माफ कीजिए, लेकिन मैं बहुत ही द्वेषपूर्ण व्यक्ति हूं। चूंकि आपने मेरी पत्नी को मारा है, इसलिए। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करता, अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्रोध में उस आकर्षक महिला के चेहरे पर तमाचा मार दिया। थप्पड़। यह आवाज पूरे बिक्री कार्यालय में गूंज उठी। उस चमकदार महिला के मुंह से खून बहने के कारण उसके 2 दांत तुरंत टूट गए। अत्याचारी। अर्जुन के इस पहलू ने कई लोगों को भयभीत कर दिया। माया जी दंग रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका रीढ़विहीन दामाद इतना क्रूर होगा। यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। इस व्यक्ति का भाई चीफ स्टाफ सार्जेंट था। वे खत्म हो चुके थे। वे बहुत बड़ी मुसीबत में थे। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम जैसे बेकार मूर्ख से मदद मांगी? तुमने हमें अब मुसीबत में डाल दिया है। माया जी को अन्य मामलों की कोई परवाह नहीं थी और उसने तुरंत अर्जुन को फटकार लगाई। उसके बाद उसने मिस्टर शर्मा और अनिका को अपने साथ भागने के लिए खींच लिया। अनिका, चलो जल्दी से चलते हैं। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन ने परेशानी खड़ी की है, इसलिए उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस दृश्य ने एक बार फिर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये सास सचमुच ऐसी महिला थी जिसने परिस्थितियों के अनुसार कार्य किया। उसे अपने दामाद को धोखा देने में जरा भी समय नहीं लगा, जो उसकी सहायता के लिए दौड़ा चला आया। नीच। इसके बावजूद माया जी को बाकी लोगों की अजीब निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस भागना चाहती थी। हालांकि अनिका अर्जुन के पीछे स्थिर खड़ा रहा। माया जी को घूरते हुए बोला, माँ, बस हो गया। क्या अर्जुन यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं है? अब ये सब कहने का क्या मतलब है? अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर अनिका अर्जुन के पास जाकर खड़ा हो गया और तुरंत उस आकर्षक महिला के सामने माफी मांगते हुए झुक गया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मेरे पति ने अभी अभी थोड़ा ज्यादा ही सख्ती बरती। हम मेडिकल फीस का भुगतान करेंगे। बस हमें एक नंबर दे दो। अनिका को पता था कि अर्जुन बड़ी मुसीबत में है, लेकिन वह उसे अकेले जिम्मेदारी का सामना करने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उसने ये हरकत केवल उसके कारण ही की थी। हालांकि वह आकर्षक महिला स्पष्ट रूप से उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वह पागलों की तरह चिल्लाई, तुम्हारे जैसे बेचारे ने मुझे मारने की हिम्मत की। हनी, उसने मुझे मारा।
वह बहुत गुस्से में थी। उसके दो नए भरे हुए दांत ऐसे ही टूटकर गिर गए थे। ये बहुत दर्दनाक था। मोटा आदमी भी क्रोधित हो गया और उसने अपनी मुट्ठी लहराई। लानत है, तुमने मेरी औरत को मारने की हिम्मत की, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अर्जुन ने मोटे आदमी के बड़े पेट पर सीधे लात मारी और वह दबी हुई आवाज के साथ जमीन पर पीछे की ओर गिर पड़ा। अर्जुन की लात इतनी जोरदार थी कि काफी देर तक वह मोटा आदमी उठ नहीं सका। एक पल में वह आकर्षक महिला घबरा गई और उस मोटे आदमी के पास पहुंची। उसने उसे खींचकर अपना फोन निकाला। फिर वह पागलों की तरह चिल्लाई, भागो मत, मैं अभी अपने भाई को फोन कर रही हूं। तुम बर्बाद हो गए। एक बार मेरा भाई यहां आ गया तो तुम्हें पक्का जेल हो जाएगी। हालांकि अर्जुन ने इस दृश्य को उदासीनता से देखा, अपना फोन निकाला, कबीर को फोन किया और ठंडे स्वर में कहा, हिलसाइड विला सेल्स ऑफिस, अपने आदमियों को लेकर आओ। अनिका अर्जुन के ठीक बगल में खड़ा था और बिना कुछ बोले सब कुछ घटित होते हुए देख रहा था। यह आदमी उसके लिए बहुत परिचित था लेकिन बहुत अपरिचित भी था। माया जी और मिस्टर शर्मा बहुत पहले ही स्तब्ध होकर चुप हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में क्रोध का सागर देखा। क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? उसका भाई चीफ स्टाफ सार्जेंट है। हम बर्बाद हो गए, तुमने हम सबको मौत की सजा सुनाई है। माया जी ने तुरंत अर्जुन को धक्का दिया और उस पर चिल्लाने लगी। फिर वह फर्श पर बैठ गई और बेवजह चिल्लाने लगी। अर्जुन को माया जी का हर बात पर बड़ा तमाशा खड़ा करना बहुत बुरा लगता था। वह हमेशा बहुत अज्ञानी और कृतघ्न रहती थी। ये ठीक है, माँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ, अर्जुन ने शांति से कहा। जैसे कि तुम कुछ भी संभाल सकते हो। तुम तो एक बेकार आदमी हो। ओह, तुम हम सब की मौत बन जाओगे। माया जी ने उसे गुस्से से डांटा। वह उसे अभी टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। वह शापित अर्जुन कपूर वास्तव में उसके जीवन पर एक कलंक था। यदि महिला ने सचमुच अपने भाई को बुलाया होता तो पूरा परिवार जेल में चला जाता। क्या आपका काम हो गया, माँ? अर्जुन सिर्फ हमारे लिए खड़ा होने की कोशिश कर रहा है ना? अब अनिका को सच में गुस्सा आ गया था। माया जी ने सबके सामने अर्जुन का अपमान किया था, जिससे वे सार्वजनिक रूप से हंसी का पात्र बन गए थे। माया जी भी गुस्से से पागल हो गई थी। उसने अनिका की बांह पकड़ी और उसे डांटा, क्या तुम बेवकूफ हो अनिका? अर्जुन ने अभी अभी किसी को मारा है और उसने उसे खून थूकने पर मजबूर किया है। उसका भाई चीफ स्टाफ सार्जेंट है। अगर यह बात बढ़ती है तो वह जेल में चला जाएगा और हमें हर जाने की भरपाई करनी होगी। जैसे ही वह चिल्लाने लगी, माया जी ने अर्जुन को एक और बार गुस्से से घूर कर देखा। वह सचमुच बेकार था। उसे उसे आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। हालांकि माया जी कभी यह स्वीकार नहीं करेगी कि यह उसकी गलती थी। चाहे जो भी हो, अब सब कुछ अर्जुन की गलती थी। ऐसा होना ही था। दूसरी तरफ उस आकर्षक महिला ने अपना कॉल समाप्त कर दिया। जब उसने अपने सामने नाटकीय दृश्य देखा तो वह ठंडी हंसी रोक नहीं पाई। हा, क्या अब तुम्हें इसका पछतावा है? खैर, बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे बहुत पीटा और मेरे पति की हालत भी तुम्हारी वजह से खराब है। तुम्हें इसके लिए कम से कम 10 लाख का भुगतान करना होगा। ये तो खुलेआम जबरन वसूली से कम नहीं था। जब माया जी ने 10 लाख की रकम सुनी तो वह गुस्से से लगभग बेहोश हो गई। मुझे परवाह नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसने ही इसकी शुरुआत की है। अगर तुम्हें मुआवजा चाहिए तो उसी से लो। माया जी ने हार मान ली और सारा दोष अर्जुन पर डाल दिया। ऐसा कहते हुए उसने गुस्से से चार्ल्स का हाथ पकड़ लिया और अपनी दुम दबाकर भागने की कोशिश की। हालांकि दरवाजे पर एक व्यक्ति उनके रास्ते में खड़ा था और उन्हें वापस अंदर धकेलते हुए दहाड़ रहा था, किसने मेरी छोटी बहन को परेशान करने की हिम्मत की? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुमने महान मैनसन होरेस के बारे में नहीं सुना है? जो आदमी अंदर आया वह बहुत लंबा था और उसकी कमर में हथकड़ी लगी हुई थी। हालांकि वह अपनी वर्दी में नहीं था बल्कि सादे कपड़ों में घूम रहा था। जैसे ही वह दुकान में दाखिल हुआ, तापमान 10 डिग्री गिर गया। ये किसी को भी सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। हालात को और भी बदतर बनाने के लिए उसने माया जी को एक क्रूर नजर से देखा। माया जी और मिस्टर शर्मा को एक एक हाथ से पकड़कर उसने उन्हें सोफे पर फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, जब तक हम आज इस मामले को सुलझा नहीं लेते तब तक भागने के बारे में सोचना भी मत। ये कहते हुए वह आदमी सोफे पर बैठ गया और अपनी हथकड़ियां मेज पर पटक दी।
उसकी हरकतें इतनी भयावह थीं कि माया जी पहले ही हल्की चीख निकाल चुकी थी। बिना एक पल भी चूके उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाई, मुझे गिरफ्तार मत करो, मैंने उसे नहीं मारा। यह उसने किया, यह मेरे बेकार दामाद ने किया। अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो उसे ले जाएं। इसका मुझसे और मेरे पति से कोई लेना देना नहीं है। उसने उसे बेच दिया। बस इसी तरह उसने बेरहमी से अर्जुन को बेच दिया। वह माया जी येट्स थीं। वह हमेशा एक व्यवहारिक सास थीं। तमाचा। हालांकि उस बड़े आदमी मैनसन होरेस ने माया जी के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसने शांत भाव से कहा, अपना मुंह बंद करो, कुतिया। उसके थप्पड़ से माया जी स्तब्ध रह गई। वह तुरंत पीछे हट गई, अपना चेहरा पकड़े हुए और कुछ भी कहने से डर रही थी। अर्जुन चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसका उसके पक्ष में खड़े होने का कोई इरादा नहीं था। माया जी को बहुत पहले ही अच्छी पिटाई मिलनी चाहिए थी। उसे सबक सिखाना अच्छा रहेगा। वह आकर्षक महिला जल्दी से उस मोटे आदमी को लेकर आई, दौड़कर मैनसन के पास गई और अपने मुंह की ओर इशारा करते हुए रो पड़ी। देखो, मैनी, देखो उस बेवकूफ ने मेरे साथ क्या किया। तुम्हें उसे गिरफ्तार करना होगा। उन सभी को गिरफ्तार करो। उन्होंने जो कुछ किया है, उसके बाद मैं 10 लाख से कम पर समझौता नहीं करूंगी। मैनसन ने अपनी छोटी बहन की चोट देखी और तुरंत अपना आपा खो बैठा। उसने अर्जुन की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, अपने घुटनों पर बैठो और मेरी बहन से माफी मांगो। वह क्रूर और निर्णायक था। संक्षेप में यही मैनसन होरेस था। उसकी नज़र में उसकी छोटी बहन ही सब कुछ थी। जो कोई भी उसे चोट पहुंचाता, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अर्जुन ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा और उसकी ओर चल दिया। अनिका ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिलाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, क्यों न हम माफी मांग लें। चलो अब और परेशानी न खड़ी करें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्जुन ने बस उसके हाथ के पिछले हिस्से को हल्के से थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूं। माया जी ने अर्जुन और अनिका की थोड़ी बहुत बातचीत देखी थी और उसने खुद से कहा, नाटक करते रहो, बेकार के कूड़े के टुकड़े। देखते हैं वह इससे कैसे बाहर निकलता है। मैनसन ने माया जी को एक और भयानक नजर से देखा और वह तुरंत मृतसी हो गई, उसके चेहरे से सारा खून बह गया। अब तक अर्जुन शांत होकर मैनसन के सामने खड़ा था। उसने बिना पूछे ही सीट ले ली और कहा, बस बोलो, तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते हो। मैनसन की भौहें तन गईं। जब उसने देखा कि अर्जुन कितना शांत दिख रहा है, तो उसके मन में एक विचार आया। गुंडा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। क्या वह नहीं जानता था कि मैनसन कौन था? हाँ, बुरा नहीं है, बदमाश। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत साहसी हो जिसने अभी अभी हमला किया है। वास्तव में, तुम अब तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है, उनमें सबसे साहसी हो। मैनसन ने हंसते हुए टेबल से हथकड़ियां पकड़ लीं और अर्जुन के सामने लटका दी। क्या तुम खुद को हथकड़ी लगाना चाहते हो या मैं ये करूं? उसके बगल में बैठी आकर्षक महिला ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं ये करना चाहती हूं। हालांकि अर्जुन ने शांति से कहा, तुम्हें बस पैसे चाहिए, है ना? अपनी कीमत बताओ। इस पर सभी चुप हो गए। उस आकर्षक महिला ने मैनसन की ओर देखा और चुपचाप अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। मैनसन को तुरंत समझ आ गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, चूंकि तुमने प्रस्ताव दिया है, चलो 2 मिलियन करते हैं और हम इस पानी को पुल के नीचे मान लेंगे। आखिरकार, मैं तुम्हें मेरी बहन को बिना किसी कारण के मारने से नहीं बचा सकता। अर्जुन ने सिर हिलाया और वास्तव में सहमति जताई। ठीक है, 2 मिलियन ही सही। ये बात उसके सामने बैठे 3 लोगों के चेहरों पर मुस्कान फैलाने के लिए काफी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस कंगाल बदमाश के पास वाकई कुछ पैसे होंगे। वह बस यूं ही 2 मिलियन पर राजी हो गया। दूसरी ओर, माया जी को यह मंजूर नहीं था। क्या, 2 मिलियन? ये तो दिनदहाड़े लूट है। माया जी गुस्से से भड़क उठी। वे स्पष्ट रूप से स्थिति का फायदा उठा रहे थे। अपना मुंह बंद करो, बूढ़ी कुतिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैनसन ने माया जी को फिर से घूरा और माया जी ने एक बार फिर अपना सिर नीचे कर लिया, अपने शब्दों को निगलते हुए उसका शरीर कांप उठा। साथ ही, उसका हृदय अर्जुन के प्रति घृणा और धिक्कार से भर गया। वह जानती थी कि उस कूड़े के टुकड़े में सचमुच एक बड़ा खतरा छिपा हुआ है। उन्होंने इसे उस आदमी से प्राप्त किया होगा, जॉर्ज थॉमस से। ये निश्चित रूप से 1 मिलियन से भी अधिक था। अच्छा अच्छा, अर्जुन कपूर, तो तुम मुझे बेवकूफ की तरह खेल रहे हो, है ना?
जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती, माया जी का गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। उसने अर्जुन को एक बदला लेने वाली नजर से देखी और योजना बनाई कि घर जाने के बाद वह उससे एक एक पैसा ऐंठने वाली है। वह चमकदार महिला अब अपने भाई को और भी अधिक प्रशंसा के साथ देख रही थी। वह जानती थी कि ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसे उसका भाई हल न कर सके। इस विचार ने उसे अचानक ये कहने की हिम्मत दी, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। तुमने अभी अभी मुझे थप्पड़ मारा है, इसलिए मैं तुम्हें थप्पड़ मारने का अधिकार मांगती हूँ। अब वह और भी अधिक अनुचित हो रही थी, क्योंकि उसने रास्ता दे दिया था। मैनसन ने भी उपहास किया। मेरी बहन सही कह रही है। हम इस पर विचार करेंगे यदि तुम एक थप्पड़ खाओ और हमें 2 मिलियन दो। हालांकि, एक बार फिर चीजें उनकी उम्मीदों के विपरीत हो गईं। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगा, और हम दिखावा करेंगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, मैनसन और उस आकर्षक महिला ने तेजी से सांस ली। 3 मिलियन। ये बदमाश सचमुच बहुत अमीर था। सौदा। मैनसन ने सोचा और अपनी बहन की तरफ देखा। दोनों सहमत हो गए। एक थप्पड़ 1 मिलियन के लायक था। इस बार अनिका की चिंता बढ़ती जा रही थी। अर्जुन को 3 मिलियन कहाँ से मिलेंगे? वह क्या योजना बना रहा था? जब वह देख रही थी, अर्जुन ने अपना फोन उठाया और कबीर रनावत के नंबर पर कॉल किया। तुम कहाँ हो? हम दरवाजे पर हैं, मिस्टर कपूर। कबीर टाइगर और एक दर्जन से अधिक गुंडों के साथ पहाड़ी विला में बिक्री कार्यालय में पहुंच गया था। जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकला, उसे अर्जुन का फोन आया और वह जल्दी से बिक्री कार्यालय में भाग गया। वह दरवाजे पर खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा, तो उसने देखा कि अर्जुन सोफे पर से उसे हाथ हिला रहा है। कबीर ने जल्दी से मुस्कुराहट बिखेरी और अर्जुन के पास दौड़कर गया और सम्मानपूर्वक कहा, मैं यहाँ हूँ, मिस्टर कपूर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसा कहते हुए, उसने भी सिर हिलाया और अनिका की ओर मुस्कुराते हुए अपनी पीठ को थोड़ा झुकाया। हाय, मिसेज कपूर। अनिका लगभग अपनी सीट से उछल पड़ी। वह कबीर रनावत था, है ना? वह उससे उस दिन अपने दादाजी के जन्मदिन की पार्टी में मिली थी। वह देश में एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली माफिया बॉस था। वह यहाँ क्यों था? इसके अलावा, क्या उसने अभी उसके पति को मिस्टर कपूर कहा? अर्जुन नहीं। अनिका ने सीधे अर्जुन को देखा, उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। आखिर उसका पति कौन था? कबीर रनावत जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उसके साथ इतना सम्मान और गंभीरता से क्यों पेश आ रहा था? ये केवल अनिका की ही बात नहीं थी, बल्कि माया जी और मिस्टर शर्मा भी आश्चर्य से आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। वे कबीर रनावत से पहले ओल्ड मास्टर के जन्मदिन पर मिले थे। ओल्ड मास्टर ने कबीर के साथ काफी सम्मान से व्यवहार किया था। फिर भी, अब कबीर उस बेकार अर्जुन के साथ और भी अधिक सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहा था। ये कैसा बीमार मजाक था? माया जी की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं और उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे अर्जुन में कुछ भी खास या प्रभावशाली नहीं लगा। इसके साथ ही, अब उसे और भी यकीन हो गया कि कबीर भी कोई नहीं था। यदि उसे कूड़े के एक टुकड़े के साथ इतने सम्मान से पेश आना है, तो वह इतना भी नहीं होगा। क्या उसके बूढ़े पिता अंधे हो गए थे? वह एक ऐसे गुंडे के साथ इतना अनिकाम्र क्यों था? दूसरी ओर, मैनसन ने भी जब देखा कि अर्जुन ने वाकई सेना बुला ली है, तो उसकी आंखें झपक गईं। वह भौंचक्का रह गया, उसके दिल में एक बुरी भावना उभर रही थी। इसके बाद उसने अपनी बहन की ओर एक बार फिर से देखा और पैसे मांगने का निर्णय लिया। डरने की क्या बात थी? आखिर वह चीफ स्टाफ सार्जेंट था। जो भी विरोध करने की कोशिश करता, वह उसे गिरफ्तार कर लेता। इसलिए, मैनसन ने अचानक अपना हाथ मेज पर पटक दिया, जिससे मेज पर रखे कप उछल गए। चाय हर जगह फैल गई और वह दहाड़ता हुआ बोला, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, साले। जल्दी करो और 3 मिलियन सौंप दो, नहीं तो मैं तुम सबको गिरफ्तार कर लूंगा। आपने कहा था कि आप किसे गिरफ्तार कर रहे हैं? ये सुनते ही कबीर ने ठंडे स्वर में उसका सामना किया और मैनसन को घूर कर देखा। मैनसन अभी भी अपने गुस्से के बीच में था, इसलिए वह कबीर पर लगभग भड़क गया। हालांकि, जब उसने देखा कि वह किसको देख रहा है, तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, और उसका दिल उसकी छाती में धड़कने लगा। क्या बकवास है? वह कमीना कबीर रनावत था, है ना? बिल्कुल नहीं। मैनसन को लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, इसलिए उसने जोर से पलकें झपकाईं और कांपती आवाज में पूछा, क्या आप कबीर रनावत हैं? कबीर सीधा खड़ा हो गया, उसका चेहरा सख्त था।
अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़े हुए उसने मैनसन की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ, यह मैं ही हूं। मैनसन इतना डर गया कि वह सोफे से गिर पड़ा। अपनी छवि को हवा में उड़ाते हुए वह अपने पैरों पर वापस रेंगता हुआ आया और कबीर के पास दौड़ा। उसने सिर हिलाया और झुककर प्रणाम किया। उसका शरीर कांप रहा था और उसने भयभीत होकर पूछा, मास्टर कबीर, आप यहाँ क्यों हो? उसके पैर कांपने बंद नहीं हो रहे थे और उसके मुंह के कोने मोटर की तरह हिल रहे थे। मैनसन ने अपनी हिम्मत खो दी थी। आखिरकार, ये देश का भूमिगत बॉस था। हर चीज में उसका हाथ था। इसमें शहर के वैध और अवैध दोनों पक्ष शामिल थे। कौन उसे बेरहमी से दुश्मन बनाने की हिम्मत करेगा? ये तो सीधे सीधे मार डाले जाने को कहने जैसा होगा। इसके अलावा, उसे याद आया कि कबीर रनावत ने पहले उस युवक के सामने कितना आज्ञाकारी व्यवहार किया था। इसका मतलब ये था कि वह युवक सचमुच एक दुर्जय व्यक्ति था। ये सब खत्म हो गया था। मैनसन को इस समय खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था। आज शायद उसका अंत हो सकता है, क्योंकि उसने इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दिया था। माफ करना, मुझे कुछ और नहीं पता था, मास्टर कबीर, मुझे माफ कर दो। मैनसन ने जल्दी से अपना सिर झुकाकर माफी मांगी। जब सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे, तब वह अर्जुन की ओर मुड़ा और उससे भी माफी मांगी। मिस्टर कपूर है ना, मुझे माफ करें। मैं गलत था। मैं एक कुत्ता हूं जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। कृपया मुझे सिर्फ इस बार बख्श दें। ऐसा कहते हुए मैनसन अचानक अपनी बहन की ओर मुड़ा और उसे देखा। चलो, मिस्टर कपूर और उनके साथ वाली महिला से माफी मांगो। उनके माता पिता से भी माफी मांगो। इस समय, मैनसन के मन में बस एक ही बात थी। वह बस जल्द से जल्द माफी मांगना चाहता था और उनसे दया की भीख मांगना चाहता था। अन्यथा, यदि कबीर रनावत सचमुच उन पर क्रोधित हो गया, तो वे शायद बच नहीं पाएंगे। वह आकर्षक महिला घमंडी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस आदमी को देखने के बाद उसके अजेय भाई के रवैये में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें क्या हो गया है, मैनी? वह कौन है और तुम उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वह मुझे सामान्य लगता है। तुम चीफ स्टाफ सार्जेंट हो। तुम उससे क्यों डरते हो? मैनसन को अपनी बहन का गला घोंटने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। वह कबीर से इस तरह कैसे बात कर सकती थी? क्या वह मरना चाहती थी? कबीर ने उस चमकदार महिला को ठंडे अंदाज में देखा और भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारा नाम क्या है? अन्य लोग अभी भी मैनसन की पहले की माफी पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब वे सदमे में उसे घुटनों के बल गिरते हुए देख रहे थे, तथा उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मास्टर रनावत, कृपया, हमें छोड़ दें। मैनसन ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया और अचानक माफी मांगी। इसके तुरंत बाद, वह उठा और अपनी बहन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तमाचा। उसने अपनी बहन की ओर देखा। उसे बिगड़ना उसकी ही गलती थी। पूरे बिक्री कार्यालय में मांस के खिलाफ मांस की आवाज गूंज रही थी। हर कोई दंग रह गया। अभी वहां क्या हुआ? ऐसा कहकर, उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और कबीर को देते हुए कहा, मेरे लिए 3 मिलियन निकालो। हाँ, सर। कबीर ने सम्मानपूर्वक कार्ड लिया और फिर खुद ही दरवाजे से बाहर चला गया। वह पास के एक बैंक में गया और 3 मिलियन रुपए निकाले, जिससे पूरे 7 या 8 बैग कैश से भर गए। तमाचा। 7 या 8 बैग मैनसन के सामने जोर से गिरे और उनका सामान हर जगह बिखर गया। वे चमकीले 100 के नोटों से भरे हुए थे। सभी एक साथ बंधे और बंडल में। उस छवि ने हर किसी की इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। वह 3 लाख रुपये था। माया जी सबसे पहले इतनी उत्साहित हुई कि वह लगभग बेहोश हो गई। 3 मिलियन। अर्जुन ने सचमुच 3 मिलियन निकाल लिए। ऐसा कहते हुए, उसने नाराजगी से उसकी पीठ पर नजर डाली और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, अच्छा, अच्छा, अर्जुन कपूर। तुम कहते हो कि तुमने कोई पैसा जमा नहीं किया, लेकिन इससे पता चलता है कि तुम वास्तव में कितना कुछ छिपा रहे थे। अब, माया जी को और भी यकीन हो गया कि जॉर्ज थॉमस ने अर्जुन को उस समय मदद करने के बाद 10 लाख से कहीं ज्यादा दिया होगा। कम से कम 5 लाख तो होंगे ही। वह शापित मैल, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे उससे छिपाने की? माया जी क्रोधित हो गई, उससे भी अधिक क्रोधित जब उस आकर्षक महिला ने उसे मारा था। ये 3 मिलियन है, एक पैसा भी कम नहीं। कुछ लेना चाहोगे? अर्जुन शांत भाव से सोफे पर बैठा हुआ था और मैनसन की ओर देख रहा था जो उसके सामने झुक रहा था। अभी, मैनसन मौत की मीठी रिहाई की कामना कर रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या उसने 3 मिलियन लेने की हिम्मत की? नहीं, उसने नहीं।
उस पैसे के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ती। दूसरी ओर, वह आकर्षक महिला गुस्से में दौड़कर उनके पास आए और मेज से पैसे छीनते हुए बोली, बेशक हम इसे ले लेंगे। क्यों नहीं लेना चाहिए? यह उस बात का बदला है जो तुमने मेरे साथ की है। ये नकद में पूरे 3 मिलियन थे। प्रलोभन बहुत वास्तविक था। मैनी इतना निर्बल कैसे हो सकता है? बेशक उन्हें ये स्वीकार करना ही था। मैनसन आखिरकार भड़क गया। उसने आगे बढ़कर अपनी बहन को जोरदार लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गई और उस पर चिल्लाया, ले जा और मैं तेरे हाथ काट दूंगा। उसके बाद वह पलटा और अर्जुन के सामने एक बार फिर घुटनों के बल बैठ गया और बार बार अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। मिस्टर कपूर, कृपया मुझे और मेरी बहन को माफ कर दीजिए। वह बहुत मूर्ख है, लेकिन मैं आपसे और आपकी पत्नी से माफी मांगूंगा, सर। हम गलत थे, ये हमारी गलती थी। हम नुकसान की भरपाई भी करेंगे। ऐसा कहते हुए मैनसन ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और सम्मानपूर्वक अर्जुन को दिया। ये रहे 2 मिलियन, मिस्टर कपूर। इसे मेरी आपसे और आपकी पत्नी से माफी के तौर पर समझिए, साथ ही आपके माता पिता के मानसिक नुकसान और मेडिकल फीस के भुगतान के तौर पर भी। कृपया इसे स्वीकार करें। अब तक अधिकांश लोग ये समझ चुके थे कि अर्जुन कोई सामान्य नागरिक नहीं था। कमरे में एकमात्र व्यक्ति जो इस तथ्य को नहीं पहचान पाई वह माया जी थी। उसके लिए वह अभी भी एक बेकार और बेकार का टुकड़ा था। उसका पैसा तो बस एक छिपी हुई जमा पूंजी थी। वह कबीर या कुछ और सिर्फ एक अभिनेता था जिसे उसने मैनसन को डराने के लिए बुलाया था। अब हालांकि वह मैनसन को माफी मांगते देखकर खुश थी। उसने जल्दी से मैनसन के हाथों से कार्ड छीन लिया और मेज पर रखे पैसे भी बैग में डाल लिए और सब अपने पास रख लिया। ठीक है, मैं अपने दामाद की ओर से तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक बार फिर सभी लोग दंग रह गए और माया जी को देखकर उनके मुंह खुले रह गए। सचमुच उसकी बेशर्मी का कोई अंत नहीं था। अर्जुन बहुत परेशान था। उसने कबीर की तरफ देखा और अपना सिर हिलाकर इशारा किया कि अब दिन खत्म हो गया है। और करता भी क्या, उसकी सास पैसों की बहुत लालची थी। कबीर ने भी कंधे उचकाए और चिल्लाया, अंदर आओ। माया जी ने उछलकर पीछे घूमकर देखा तो काले सूट पहने 1 दर्जन से ज्यादा आदमी दरवाजे से अंदर घुस रहे थे। उसे लगा कि वे उससे पैसे छीनने आए हैं, इसलिए उसने जल्दी से पैसे अपनी छाती से लगा लिए। हालांकि काले सूट पहने उन लोगों ने मैनसन, उसकी बहन और उस मोटे अधेड़ व्यक्ति को, जो अब तक चुप रहा था, पकड़ लिया और उन तीनों को वहां से ले गए। इतना कहकर कबीर ने अर्जुन को फिर से प्रणाम किया और कहा, ठीक है, मिस्टर कपूर, मैं विदा लेता हूँ। इसके बाद वह अपने आदमियों को घटनास्थल से दूर ले गया। माया जी बहुत खुश थी, उन्होंने अपना सारा दर्द भुला दिया। उन्होंने जल्दी से बैग में सारे पैसे भर लिए और अर्जुन से भी कहा, अर्जुन, मैं ये पैसे तुम्हारे लिए रखूंगी, ठीक है? अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम बाद में मुझसे मांग सकते हो। वह यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकती थी। माया जी को चिंता थी कि अर्जुन अपना मन बदल लेगा, इसलिए वह चार्ज और पैसों के बैग को अपने साथ खींचकर भाग गई। अर्जुन हताश था, लेकिन असहाय था। उसने अपने बगल में बैठे अनिका की ओर देखा और कहा, चलो, हमें भी वापस जाना चाहिए। अनिका ने कुछ नहीं कहा। वह अर्जुन के साथ पहाड़ी विला में बिक्री कार्यालय से बाहर निकली, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे क्यों हैं? तुम्हें ये कहां से मिले? इसके अलावा उस कबीर रनावत आदमी के साथ क्या हुआ? वह क्यों? अर्जुन ने सवाल पूरा होने से पहले ही उसे टोक दिया और कार्ड उसे थमाते हुए कहा, ये लो, ये कार्ड तुम्हारे लिए है। इसमें कुछ पैसे हैं, घर से भागने से पहले की मेरी कुछ बचत। मैंने तब से चुपके से कुछ शेयर भी खरीदे और काफी पैसे कमाए। मेरी शुरुआती योजना थी कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं तुम्हें और अहाना को दुनिया भर की सैर पर ले जाऊंगा। सच में, ये कार्ड वही था जो अर्जुन को बैंक से मिला था। इसके अंदर एक पूरा अरब था। अनिका को यह नहीं पता था कि यह पैसा उसके नाम से जमा किया गया था। उसने पलकें झपकाईं और चुपचाप कार्ड स्वीकार कर लिया और उसे संदेह भरी मुस्कान दी। तुम्हारी बचत कितनी है? अर्जुन ने अपनी ठोड़ी रगड़ी और चालाकी से मुस्कुराया। क्या तुम सच में जानना चाहती हो? अनिका ने आंखें घुमाईं। क्या तुम कह रहे हो कि वहां एक और मिलियन है? शायद 10 मिलियन या 100। बेशक अनिका सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाया और शांति से कहा, हाँ, मुझे लगता है कि उनमें से 10 हैं।